नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम सीरीज चालू किए थे एंशिएंट इंडिया का, यह याद रखिएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर करेंगे तो कहते हैं ना, गर्दा उड़ा देना। अगर सही तरीके से करेंगे तो पूरा का पूरा मामला आपका बन जाएगा। अगर यूपीएससी में पिछले 2024 में तो काफ़ी क्वेश्चन एंशिएंट के पूछे गए, तो 70 से 80% क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर क्लास में मानसिक रूप से होंगे, लगभग लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें कई लोगों का आता है, फ़ोन करते हैं, कई मतलब देखता हूँ। सबसे बड़ी मुद्दा आती है कि पहले समझ पैदा करनी बहुत ज़रूरी होती है। आप रट नहीं सकते। आप सोचो, एंशिएंट है, मिडवल है, मॉडर्न है, वर्ड है, पोलिटी है, ज्योग्राफी, आप रट नहीं सकते। तो एक समझ कैसे पता बने, इतिहास में आपकी समझ कैसे हो, कैसे चीज़ों को सोचा जाए, समाज कैसे डेवलप होता है, चीज़ें सिस्टम कैसे चलती हैं, इसी को समझाने के संदर्भ में और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, ये सीरीज लेके आई गई है। इसी में आज का टॉपिक हमारा होगा। हमने मौर्यों का एविडेंस पढ़ा कि मौर्य को जानने के साक्ष्य क्या है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इतिहास और एडमिनिस्ट्रेशन को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर मौर्य काल की हम बात करें कि मौर्यों में क्या कहाँ कहाँ पे वो रहा, तो अगर देखा जाए, मौर्य काल में जो मेन हमें राजनीतिक इतिहास में पढ़ना है, 3 लोग मेन हुए जो हमें जानना है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है बिंदुसार। और तीसरा है अशोक। मेन 3 लोग हुए। इन्हीं तीनों के बारे में हमें देखना है, क्या कैसे रहा, कैसे मौर्य साम्राज्य स्टेबल हुआ, क्या समस्याएं आई, अशोक का धम्म क्या है, क्या चैलेंज हुआ, इन्हीं को हम देखने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाता है नॉर्मली। और ये यहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं उनको इजी क्वेश्चन कहा जाता है, माना जाता है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। साक्ष्य मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के, इनका पिछला क्लास हमारा देख के इसको देखिएगा तो काफ़ी बेहतर समझ में आएगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, कैसे ये इतना बड़ा राजा बना, किसकी सहायता से बना, क्या है, चीजों को थोड़ा समझा जाए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, इसको लेके उस काल के ग्रंथों में अलग अलग चीजें मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ मानते हैं कि मौर्य क्षत्रिय था, जबकि विशाखा दत्त का मुद्रा राजा से सब निचले निम्न वर्ण का मानते हैं। हाँ, ये अब ये क्या था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि ये सामान्य परिवार का रहा होगा। इसके बारे में कहा जाता है, एक कहानी है, इस कहानी को समझिए। इससे एक निबंध भी आता है कि एक विद्वान ही विद्वान को समझ सकता है, सबके बस की बात नहीं है। सब सब हर आदमी हर चीज को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे एक ऐसे भी अगर आए तो एक कोटेशन भी यहाँ से मिलता है आपको, एग्जाम्पल जो आप देखिएगा, क्योंकि सबकी औकात नहीं है, हर आदमी हर चीज को नहीं समझ सकता। समझने के लिए आपके अंदर भी वो क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, कहा जाता है कि एक सामान्य परिवार का था और इसको एक शिकारी ने को बेच दिया गया था। बस वहां पे एक सामान्य तरीके से खेल रहा था। एक खेल होता है जिसको कहा जाता था इतिहास में राज किलम का खेल। एक सामान्य परिवार का था और देखते देखते एक शिकारी की, इसके पिता की मृत्यु के बाद इसको शिकारी के हाथों बेच दिया गया था। और कहते हैं कि एक खेल है राज किलम का, जिसमें कुछ लड़के क्या करते हैं, जज बनते। एक लड़का जज बनेगा और उसके सामने समस्याएं आएगी। कुछ लड़के, बच्चों की मंडली थी, वो खेल रही थी और कौटिल्या चुपचाप कहीं बैठ के देख रहा था। देखता क्या है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जज बना हुआ है और इसके सामने समस्याएं आती हैं और वो इस प्रकार से समाधान करता है कि कौटिल्या को यही समझ में आ जाता है कि ये लड़का सामान्य लड़का नहीं है। कौटिल्य जो है ये यहीं पे समझ जाता है कि ये लड़का सामान्य लड़का नहीं है, इस लड़के में दम है।
और 1000 करसापड़ में उस शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को ले लेता है, खरीद लेता है और चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जाता है तक्षशिला। तक्षशिला मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, मेरे पिछले वीडियो में आप पढ़ोगे तो तक्षशिला क्या था, एजुकेशन सेंटर था प्राचीन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश से नाराज था और कौटिल्य को लेके, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके तक्षशिला पहुंचता है। तक्षशिला में जाके इसकी शिक्षा दीक्षा करता है और इस लेवल पे तैयार करता है कि भारत का सम्राट बनता है और नंद वंश को समाप्त करता है, सेल्यूकस को पराजित करता है। और तो आप सोचो, मतलब कौटिल्य ने उस लड़के को समझ गया कि ये लड़का सामान्य लड़का नहीं है। ये क्या दिखाता है कि विद्वान ही विद्वान की कदर करता है, समझ पाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं इतिहास में। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में एक छोटा सा मामला था, तिनकटिया प्रथा। चंपारण जाते हैं और चंपारण में आंदोलन सफल रहता है और उसी चंपारण आंदोलन की सफलता पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दे दी। मतलब 1917 में ही गांधी को महात्मा की उपाधि मिल गई, जहाँ की गांधी कोई बड़ा काम नहीं किए थे। और गांधी ने अपने जिंदा रहने तक, जब तक रहे, गांधी ने दिखा दिया कि मैं महात्मा हूं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो 17 में कहे वो बातें सफल हो गई। आज पूरा दुनिया मानता है कि गांधी महात्मा थे। इसका मतलब कि गांधी 1917 में कोई बड़ा काम नहीं किए हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर एक विजनरी थे और उनको ये समझ में आ गया कि ये बंदा सामान्य बंदा नहीं है। ये इसी तरीके से, मतलब एक चीज ये निबंध है कि एक विद्वान ही विद्वान की कदर करता है, समझ सकता है। तो ये समझिएगा, ये इतिहास में कई बार देखिएगा, आप आंसर लिखते हो और टीचर को समझ में आ जाता है कि इस लड़के में दम है, इस लड़के की सोच ऐसी है कि लड़का आगे जाएगा। और कई बार देखिए खिलाड़ियों में बड़े खिलाड़ी पकड़ लेते हैं कि इस लड़के की जो स्टाइल देख रही है बड़ा खिलाड़ी बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, कुछ चीजें मौलिक होती हैं, नेचुरल होती हैं। और यह चीज चंद्रगुप्त मौर्य में थी, जिसको कौटिल्य ने पहचाना। तो याद रखिएगा, एक सामान्य परिवार का लड़का है, उसको, उसकी क्षमता को कौटिल्य पहचानता है और पहचान के 1000 करसापड़ चांदी का सिक्का कहा जाता था उस काल में, 1000 करसापड़ में उसको खरीदता है और खरीद के तक्षशिला ले जाता है और तक्षशिला में उसके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करता है, उसको उस लायक बनाता है। और यहाँ के बाद अब देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हम बात करें तो कहा यह जाता है कि अब जब चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिया तो इसके सामने चुनौती क्या है, क्या चैलेंज है इसके सामने, क्या चुनौती है, चैलेंज क्या है, क्या चुनौती है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि चुनौती क्या है इसके सामने। तो यार सबसे पहली चुनौती ये है, सिकंदर का आक्रमण हो चुका था और सिकंदर के जाने के बाद पंजाब सिंध वाले एरिया में सबसे पहले यूनानी थे, यूनानी शासन था, मतलब विदेशी शासन था। और दूसरा, मगध पे नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। तो इसको अगर भारत का सम्राट बनना है तो इन दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहले वहां से विदेशियों को पराजित करना होगा। तो सबसे पहला ये काम क्या करता है, सबसे पहला काम करता है ये, विदेशियों को पराजित करता है। को पराजित करता है और एक मजबूत सेना स्थापित करता है। सेना स्थापित करता है। इसकी सेना में अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं। कुछ लोग इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं। तो एक मजबूत सेना तैयार करता है और उत्तर पश्चिम में अपना नियंत्रण स्थापित करता है। पहला काम क्या करता है, विदेशियों को पराजित करके वहां पे उत्तर पश्चिम में अपना नियंत्रण स्थापित करता है। और इसके बाद ये नंद वंश पे, मगध पे चढ़ाई करता है और नंद वंश के अंतिम शासक
नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश को स्थापित करता है। मौर्य वंश को स्थापित करता है, मतलब सबसे पहले विदेशियों को पराजित करता है। और लास्ट रूलर ऑफ नंद डिस्ट्रिक्ट घनानंद वाज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड इस्टेब्लिश्ड मौर्य एम्पायर। मतलब नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करता है और हत्या करने के बाद मौर्य वंश को स्थापित करता है। तो मतलब विदेश अब एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, और किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। अब इसके बाद देखिए, अब ये हो गया तो उत्तर पश्चिम में सिकंदर के बाद, अलेक्जेंडर के बाद यूनान का शासक बनता है, यूनानी शासक बनता है सेलुकस। यूनानी शासक कौन है? सेलुकस है। अगर क्लास में मानसिक रूप से होंगे तो यकीन मानिए दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हर वो फैक्ट में, हर वो चीज जो आपकी रिक्वायरमेंट है लगभग जो तैयार अगर कर लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। यूनानी शासक है सेलुकस, सिकंदर का उत्तराधिकारी है। सेलुकस को लगता है कि भारत वैसा ही होगा जैसा सिकंदर के समय था, हम चाहेंगे आक्रमण करेंगे, जीत लेंगे। सेलुकस भारत पे आक्रमण करता है और इस समय शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो कहते हैं कि सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संघर्ष होता है। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संघर्ष होता है, और इसमें क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि सेलुकस पराजित हो जाता है। सेलुकस वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, पराजित हो जाता है। मतलब सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संघर्ष होता है, और जिस संघर्ष में सेलुकस क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है। इस युद्ध के बाद दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। संधि में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, सेलुकस जो यूनान का राजा है, सेलुकस क्या करता है? एरिया अराकोसिया पेरिपेस्मोदाई एरिया अराकोसिया पेरिपेस्मोदाई का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। मतलब ये पूरा क्षेत्र एरिया अराकोसिया पेरिपेस्मोदाई का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। इसका मतलब ये क्षेत्र कौन है? वर्तमान का बलूचिस्तान पाकिस्तान का, काबुल, कांधार,
काबुल, कांधार, ये पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब बल्च हिंदकुश पर्वत तक, आप समझिए जिसको साइंटिफिक बाउंड्री कही जाती है, पूरा एरिया किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। मतलब एरिया, अराकोसिया, पेरिपेस्नोदाई, मतलब ये काबुल कांधार का जो क्षेत्र है वर्तमान का, मतलब हिंदकुश पर्वत तक, जिसको अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर पाए, हिंदकुश पर्वत तक की सीमा मौर्यों की पहुंच गई। ये पूरा एरिया सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। पहला ट्रीटी में पहला हुआ। दूसरा जो समझौता हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेलुकस को दे दिया, सेलुकस को दिया। पांच सौ हाथी किसको दे दिया? सेलुकस को दे दिया। मतलब एरिया, अराकोसिया, पेरिपेस्नोदाई का क्षेत्र किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। मतलब हिंदकुश पर्वत तक, जिसको साइंटिफिक बाउंड्री कहते हैं, वो पूरा सीमा किसको मिल गया? इनको मिल गया। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दिए? उपहार के रूप में। चूंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि मगध क्या था? हाथियों का क्षेत्र था, और सेना में हाथी उस समय मजबूती के रूप में माने जाते थे। इसने क्या किया? 500 हाथी जो है उपहार के रूप में दे दिया। इसके बाद एक मैरिज अलायंस हुआ, वैवाहिक संबंध हुआ इन दोनों के बीच में, वैवाहिक संबंध हुआ। दोनों के बीच में एक मैरिज अलायंस हुआ। और मैरिज अलायंस क्या था? सेलुकस ने अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। मतलब वैवाहिक संबंध में सेलुकस ने अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। यह पहला अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध भी कह सकते हैं। और इस तरीके से सेलुकस, यूनान और इनके बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया और एक बेहतर रिलेशन स्थापित हो गया। अब आप सोचिए कि मैंने क्या बोला था कि एंशिएंट इंडिया में वैवाहिक संबंध और युद्ध दोनों से साम्राज्य का विस्तार होता था, और ये तीनों तरीका यहाँ अपनाया गया। युद्ध हुआ, बाद में दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। तो अगर कोई पूछे आपसे, तो दो काम मैंने आपको अभी तक बताया, इसका तीन काम चंद्रगुप्त मौर्य का। पहला क्या बताया कि जो सिकंदर के बाद जो उत्तर पश्चिम में विदेशी शासन था, उसको पहले अपने आप को समाप्त कराता है। दूसरा काम, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके, पराजित करके मौर्य वंश को स्थापित करता है। तीसरा मैंने हम लोग पॉइंट बताया कि यूनानी शासक सिकंदर का उत्तराधिकारी यूनान में कौन बनता? सेलुकस। सेलुकस को लगता है कि भारत वैसा ही होगा जैसा सिकंदर के समय रहा होगा, अलेक्जेंडर के समय रहा होगा। सेलुकस को नहीं पता कि यहाँ पे सत्ता केंद्र चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य शासक है। दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें सेलुकस पराजित होता है, और सेलुकस के पराजय के बाद दोनों के बीच में क्या होती है? एक संधि होती है। संधि क्या है कि सेलुकस ने काफी बड़ा क्षेत्र, जो आज काबुल कांधार कहलाता है, हिंदकुश पर्वत तक का क्षेत्र, एक तरीके से किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य भी बोला कि कुछ हमें भी तो देना चाहिए, उतना बड़ा एरिया हमें दे दिया। इसने बेचारा क्या किया? 500 हाथी दिया उपहार में उसकी सेना के लिए। और तीसरा, दोनों के बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, और वैवाहिक संबंध में सेलुकस ने अपनी बिटिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। आपको पता है कि वैवाहिक संबंध होने के बाद जाहिर सी बात है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, दो प्रकार के समाज, दो प्रकार के परिवार का मिलन होता है, और 16 संस्कारों में एक बड़ा संस्कार है विवाह। तो यह विवाह के द्वारा भी दोनों में एक अच्छा संबंध बना, और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा एम्पायर कहां से कहां तक चला गया। तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया। अब देखो आप, ये जो पूरा एरिया मिला, एरिया, अराकोसिया, पेरिपेस्नोदाई का हिंदकुश पर्वत का क्षेत्र, आप देखो, आपको मैप में दिखाता हूं। देखिए अराकोसिया, ये पूरा एरिया है, देखना पेरिपेस्नोदाई, ये पूरा एरिया जो है इनको मतलब हिंदकुश पर्वत तक का एरिया,
ये हिंदकुश पर्वत तक का एरिया, इसको पूरा दहेज में मिल गया। अब सोचिए हिंदकुश पर्वत से लेके और कर्नाटका तक का पूरा एरिया इनकी सीमा में था। इधर कहते हैं पश्चिम में गुजरात, गिरनार, चूंकि जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, तो अशोक ने तो कोई युद्ध किया नहीं था। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पूरा यहाँ से पूरा ये सीमा किसकी है। अब से इतना बड़ा एम्पायर था इनका, इतना बड़ा एम्पायर था। मतलब केवल अगर दक्षिण में देखें तो अशोक कहता है कि चेर चोल पांड्य हमारे पड़ोसी थे, मतलब केरला तमिलनाडु वाला ये वाला एरिया नहीं था, ये पूरा क्षेत्र मौर्य एम्पायर का है। अब आप अंदाजा लगा लो कितना बड़ा एम्पायर था हमारा। पश्चिम में गुजरात तक का पूरा एरिया था, बंगाल इधर था। क्यों? क्योंकि ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, क्योंकि अशोक बिंदुसार ने कोई युद्ध किया नहीं, अशोक ने मात्र एक कलिंग का युद्ध किया था। तो इसका मतलब क्या था कि ये पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। मौर्य साम्राज्य इतने बड़े एरिया में स्टेब्लिश हुआ था, और ये पूरा क्षेत्र किसको मिला? दहेज के रूप में कह लीजिए, चाहे युद्ध के बाद संधि के रूप में। ये पूरा क्षेत्र मतलब हिंदकुश पर्वत तक की सीमा यहाँ तक हमारी पहुंच गई। ये पूरा का पूरा क्षेत्र था मौर्य एम्पायर का। अब जब ये पूरा एरिया मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदकुश पर्वत से लेके पूरे इस एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अब चीजें बेहतर चल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक बार कहा जाता है कि मगध में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद जैन गुरु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए कर्नाटक में, और चंद्रगिरी पर्वत पे एक तपस्या करते हैं और संलेखना के द्वारा प्राण को त्यागते हैं। अपने अपने शरीर को त्यागने वाले संलेखना जैन तरीका था। मैंने जैन जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैनों में शरीर त्यागने का एक तरीका है ये, तो याद रखिएगा। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म को अपनाया और जैन तरीके से अर्थात संलेखना के तरीके से जो मैं बता चुका हूं, संलेखना एक तरीका है, जैन परंपरा है, जिसमें धीरे धीरे भूखे रहते हुए शरीर को त्यागा जाता है। संलेखना के तरीके से, जैन तरीके से मरने वाले पहले सम्राट हैं ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काम। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, तो सबसे पहला काम किया, विदेशी दासता से मुक्त कराता है उत्तर पश्चिम को। जो फॉरेन जो राज्य थे उनसे मुक्त कराता है विदेश उत्तर पश्चिम में। वहाँ से सेना, एक बड़ी सेना इकट्ठा करता है और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य एम्पायर को स्थापित करता है। सेलुकस को पराजित करता है। सेलुकस को पराजित करने के बाद एक ट्रीटी होती है और हिंदकुश पर्वत तक का एरिया इसको मिल जाता है। वैवाहिक संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध में दोनों के बीच में होते हैं, और सेलुकस अपनी बिटिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आता है, जो मैंने आपको पूरी मेगस्थनीज की किताब ही बताई थी। मेगस्थनीज आता है। मेगस्थनीज आता है और मेगस्थनीज एक किताब लिखता है जिसका नाम है इंडिका, जिसके बारे में मैंने पूरा डिस्क्राइब आपको किया, बताया क्या क्या है, कैसे है। तो मेगस्थनीज इसी के काल में आया, इसी के दरबार में आया और उसने इंडिका लिखी। ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काम। अब आप भी बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कैसा रहा होगा। अगर कोई पूछे आपसे, इतने बड़े एम्पायर पे एक केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत करता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करता है विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। केंद्रीकृत प्रशासन, केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत करता है। क्या करता है? केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत करता है, और इस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है मेगस्थनीज, और एक बड़े एम्पायर स्थापित होता है। अब मुद्दा ये आता है कि अगर हम बात करें
कि इसको यूरोपीय इतिहासकार क्या कहते हैं, तो इसका एक नाम दिया जाता है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, इसको कहते हैं सेंड्रोकोट्टस। सेंड्रोकोट्टस इसका निक नेम है। अगर पूछा जाएगा सेंड्रोकोट्टस किसको कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। और विलियम जोन्स ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काम। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का है उसको लेके तत्कालीन साहित्य में अलग अलग मत दिखाई देता है, लेकिन इतना माना जाता है कि एक सामान्य परिवार का रहा होगा, क्षत्रिय परिवार। बौद्ध और जैन साहित्य मानते हैं कि सामान्य परिवार, एक क्षत्रिय मोरी क्षत्रिय परिवार से जुड़ा था। बाद में इसको एक शिकारी ने ले लिया और कहते हैं कि एक बार इससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने शिकारी से इसको 1000 करसापड़ में खरीद लिया और खरीद के तक्षशिला ले जाता है और तक्षशिला में इसको योग्य बनाता है। और सबसे पहला काम ये करता है कि चुनौती क्या है, यूनानी शासन जो विदेशी शासन है उत्तर पश्चिम में, उससे अपने को फ्री कराना और नंद वंश को के शासन को अंत कराना। इन दोनों कार्यों को करता है। पहले विदेशियों की चुनौती पराजित करता है, एक मजबूत सेना स्थापित करता है, उसी सेना की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर देता है। इसके बाद यूनान में भी सत्ता परिवर्तन होता है और सिकंदर का उत्तराधिकारी बनता है सेलुकस। सेलुकस को लगता है इंडिया वैसा ही होगा और सेलुकस से चंद्रगुप्त मौर्य का एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष में सेलुकस पराजित हो जाता है और इसके बाद आपको मैंने बताया कि एक संधि होती है जिसमें एक बड़ा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र जो मैंने आपको ये इसमें बताया, ये पूरा क्षेत्र इनको दहेज के रूप में मिल जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हिंदकुश पर्वत तक पहुंच गई, जिसको वैज्ञानिक सीमा भी कहा जाता है। यहाँ तक इनकी सीमा पहुंच गई। वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, एक मैरिज रिलेशन इस्टेब्लिश होता है और इनकी बिटिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी जाती है। 500 हाथी उपहार में देता है। इसके बाद ये जैन धर्म को मानने वाला है, जैन धर्म को मानने वाला है जो मैंने आपको बताया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जैन तरीके से मरने वाला भारत का पहला सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस भी कहते हैं। इतनी चीज़ें याद रखिए, चाहे आप ऑप्शनल पढ़िए चाहे जीएस पढ़िए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको अगर इतनी चीज़ें आपको पता है। सीमा भी हमने आपको बता दिया कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक कहाँ है, ये पूरी सीमा मैंने आपको बता दी। अगर इतनी चीज़ें हैं, इसी के काल में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, एक अभिलेख है जो मैंने बताया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये ऑप्शनल वाले समझेंगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो मैंने सोर्स में बताया था। और मैंने कहा था कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण की शुरुआत इसी के काल में होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होती है और इसका राज्यपाल है पुष्यगुप्त, गवर्नर है वहां का गिरनार का, और इसी के देख रेख में बनता है। इसका मतलब दो चीजें हुई, केंद्रीकृत प्रशासन तो है लेकिन स्थानीय लोगों को भी प्रशासन में मान्यता दी जा रही है, मतलब स्थानीय भागीदारी भी दिखाई देता है। इसीलिए मौर्य प्रशासन के नेचर को लेकर इतिहासकारों में भी विवाद है कि केंद्रीकृत था कि विकेंद्रीकृत था। तो याद रखिएगा, बीच में तो केंद्रीकृत था लेकिन किनारे किनारे पे लोकल प्रभाव भी दिखाई देता है और लोकल व्यक्तियों को भी शासन में भागीदार बनाया गया है, जिसका एग्जाम्पल दिखाई देता है। और सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करा जाता है। आगे अशोक के काल में इसको पूरा हुआ, फिर आगे स्कंदगुप्त ने रिकंस्ट्रक्शन करवाया, रुद्रदामन ने कराया, वो अलग मैटर है जो मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का भी निर्माण दिखाई देता है इसके काल में। ये जैन धर्म को मानने वाला था और जैन तरीके से शरीर को त्यागने वाला पहला सम्राट है। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के काम। इसके बाद आता है हमारा बिंदुसार। बिंदुसार, अगर हम बिंदुसार की बात करें दोस्तों, इतना बड़ा अगर आप होते, इतना बड़ा एम्पायर मिल जाए तो क्या करते आप? अगर आपको बिंदुसार मान लिया जाए कि पिताजी ने इतनी बड़ी जायदाद दे दी अब आपको, तो आपको क्या करना है? इसको संभालना है, कैसे इसको मजबूत किया जाए, क्योंकि एक बड़ा एरिया मिल चुका है। अगर हम उसको केवल मजबूत कर लें तो भी अच्छी बात है। बिंदुसार का नाम दिया जाता है अमित्र घात। बिंदुसार का एक नाम दिया जाता है अमित्र घात, निक नेम है, इसको कहते हैं अमित्र घात। अगर आएगा अमित्र घात किसको कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार बेसिकली जाना जाता है विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए। पॉइंट को समझिएगा,
इस्टेब्लिश द फॉरेन रिलेशन, विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए इसको जाना जाता है। विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए इसको जाना जाता है। इसको विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए जानते हैं। और अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले सीरिया के शासक, इसके समय में दो समकालीन शासक रहे जो बहुत पूछा जाता है। सीरिया का शासक है उस समय एंटियोकस। सीरिया का शासक है एंटियोकस, जिसने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। सीरिया का शासक है एंटियोकस, जिसने क्या किया, डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दूसरा एक इसी मतलब सीरिया के शासक अगर पूछा जाए उस समय कौन था, एंटियोकस था। और किसको भेजा, डायमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में आने वाला व्यक्ति है डायमेकस, जो सीरिया का शासक ने इसको भेजा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें अगर हम, तो मिस्र का उस समय शासक था, इजिप्ट का शासक था टालमी फिलाडेल्फस। टालमी फिलाडेल्फस, जिसने डायनोसियस नामक राजदूत राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो टालमी, मिस्र के साथ भी इसका वैदेशिक संबंध दिखाई देता है और आपका सीरिया के साथ भी इसका वैदेशिक संबंध दिखाई देता है। एक कहा जाता है, स्ट्रेबो एक हिस्टोरियन है, वो कहता है कि सीरिया के शासक से इसने तीन चीजों की मांग की थी। सीरिया के शासक से हम बात करें तो सीरिया के शासक से तीन चीजों की मांग की थी इसने। पहला अंजीर, इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, सूखा फल एक तरीके से था। शराब, वाइन। और तीसरा था दार्शनिक, सोफिस्ट, विद्वान, फिलासफर। इन तीन चीजों की मांग की थी इसने सीरिया के शासक से। ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, शराब और सोफिस्ट की मांग की थी। कहा जाता है कि सीरिया के शासक ने इन दो चीजों को तो प्रोवाइड कराया, अंजीर और शराब को, कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होता,
तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जो है फिलासफर विद्वानों का आदान प्रदान नहीं होता, और दो चीज़ें इनको प्रोवाइड की गई, अंजीर और शराब, सीरिया के शासक ने इनको दिया। तो इस प्रकार से इसने विदेश नीति, देखिए सिंपल सी बात है, इतना बड़ा राज्य है तो अब आपको क्या करना है, इस राज्य को इस्टेब्लिश करना है तो फॉरेन रिलेशन तो आपको मजबूत करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कौटिल्य भी कहता है कि अगर राज्य को मजबूत बनाना है तो विदेशी संबंध आपको स्थापित करने होंगे, विदेश नीति आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसी परंपरा को बिंदुसार आगे बढ़ाता है, इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाता है और विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, सीरिया से स्थापित करता है, आपका इजिप्ट से स्थापित करता है, सीरिया से वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है। मैंने आपको बताया 3 चीज़ों की डिमांड होती है, सीरिया के कानून में सोफिस्ट को छोड़ के इन 2 चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है। इस प्रकार से एक बेहतर रिलेशन को स्थापित करने की कोशिश करता है। दोस्तों कहा जाता है इसके बारे में कि इसके काल में तक्षशिला में विद्रोह चालू हो गए थे। ये कोशिश तो किए, लेकिन कहा जाता है, दिव्यावदान कहता है, बौद्ध ग्रंथ की किताब है, कि तक्षशिला में विद्रोह चालू हो गए थे। तक्षशिला में विद्रोह की शुरुआत हो गई। जिसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक इसका पुत्र है, अशोक को भेजा गया। और अशोक उस समय उज्जैनी का राज्यपाल था, उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था। अशोक कौन है, उस समय उज्जैन का गवर्नर है, और अशोक को तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। इसका मतलब कि समस्याएं अब धीरे धीरे आने लगी थी, ये दिखाई देता है, और तक्षशिला में विद्रोह होता है जिसको अशोक दबाने जाता है। बिंदुसार के बारे में एक बात और कही जाती है कि बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। बिंदुसार जो है फॉलोअर ऑफ आजीवक रिलीजन, ये किसको मानता था, आजीवक धर्म को मानता था। यह जो है आजीवक धर्म को मानता था। अब आप पूछोगे आजीवक क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आजीवक भी जैन और बौद्ध जैसे एक संप्रदाय था। आजीवक का फाउंडर है मखली गोसाल। आजीवक धर्म का फाउंडर कौन है, मखली गोसाल। आजीवक का फाउंडर है मखली गोसाल। और आजीवक कहता क्या है कि कर्मों का कोई फल नहीं होता, सब कुछ नियति होती है। तो जाहिर सी बात है बिंदुसार को सब कुछ तो वैसे ही मिल गया। तो जो जैसा आदमी प्रवृत्ति रहती है, कहता है कि कर्मों का कोई फल नहीं होता, अकर्मवाद की बात करता है। यह धर्म जो है अकर्मवाद की बात करता है कि देयर इज नो रिजल्ट ऑफ कर्मा। और ये नियतिवाद की बात करता है, नियतिवाद कहता है कि कर्मों का कोई फल नहीं होता और सब कुछ नियति होती है, डेस्टिनी होता है। लड़का पैदा होता है, ये भी आप काट नहीं सकते। आप देखो 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया उसको बधाई दे रही है, सब कुछ दुनिया का ऐशो ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया। और एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसको पैरासीटामोल नहीं मिल रहा, वो संघर्ष कर रहा है, वो पूरे जीवन। अब बताइए उस बच्चे ने क्या कर्म किया। इसका मतलब नियति होती है, यही नियति। मतलब आप कहोगे क्या है, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है कि आज आपको भोग विलास करने की सुविधा मिल रही है। ये कैसे कर्म है कि उसको पैरासीटामोल नहीं मिल रहा। तो भले न माने, लेकिन ये कहता है कि नियति सब कुछ होती है। नियतिवाद को मानने वाला है, अकर्मवाद को मानने वाला है, इस धर्म को मानने वाला था बिंदुसार। बिंदुसार वाज द फॉलोअर ऑफ आजीवक रिलीजन, ये आजीवक धर्म को मानता था। क्लियर। अब देखिए, अगर आप देखें, अब जब मुद्दा आता है बिंदुसार की बात, तो बिंदुसार ने क्या काम किया, विदेशों से संबंध स्थापित किया। तक्षशिला में इनके काल में विद्रोह होने लगे। अगर हम बात करें, बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, और विदेशों से इसने संबंध स्थापित करने के लिए इसको जानते हैं। किससे किससे किया, तो मैंने आपको बताया सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा। इसके बाद हमने आपको बताया
मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस था, जिसने डायनोसियस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा। और इसके बाद हमने आपको बताया कि सीरिया के शासक से इसने 3 चीज़ों की डिमांड की: अंजीर, शराब, दार्शनिक। सीरिया के कानून में दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होता था, तो इन 2 चीज़ों को दिया गया, तीसरी चीज़ को प्रोवाइड नहीं किया गया। इसके बाद हमने आपको बताया कि बिंदुसार के काल में विद्रोह की शुरुआत हो गई, तक्षशिला में विद्रोह हुआ और जिसको दबाने के लिए अशोक गया था। अशोक उस समय उज्जैनी का राज्यपाल था। अब आता है जो मेन हीरो है मौर्य काल का, वो है अशोक। अशोक क्या है, कैसे रहा, इसको समझते हैं हम थोड़ा। अशोक, काफी कुछ आप जानते भी होंगे अशोक के बारे में, कुछ हम भी बता दें आपको। अशोक, अशोक के बारे में अगर हम कहें तो कहा जाता है दुनिया में अशोक जाना किसके लिए जाना था। अशोक को किसके लिए जानते हैं आज? तो अशोक सबसे पहले दुनिया में एक एक चीज को हम व्याख्या करेंगे, धम्म के लिए जाना जाता है। अशोक को किसके लिए जानते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे अशोक का धम्म क्या है, अशोक का धम्म को क्या कहता है। दूसरा हम देखेंगे अशोक बौद्ध धर्म का एक उत्साही व्यक्ति था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये बौद्ध धर्म को मानता था, इसको हम देखेंगे। जो आप घर पे भी पढ़िए तो ये आपको देखना है कि बौद्ध धर्म को मानता था, ये कैसे हम प्रूव करेंगे, क्या क्या पॉइंट होंगे, अशोक का धम्म क्या है। तीसरा हम अगर देखें अशोक क्या, तो हम अशोक के बारे में कहेंगे कि अशोक ने प्रशासन में क्या किया। इन्हीं चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। अशोक को अशोक आज दुनिया में क्या किस कारणों से जाना जाता है इतना, इन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले अगर देखिए, जब भी किसी शासक को पढ़ते हैं हमेशा याद रखिए, आपको अपने बारे में जानना हो, व्यक्ति अपने समय का शिशु होता है। कोई नहीं जानता कि हम महान बनेंगे कल, हमारा क्या। हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तात्कालिक विकल्प देखता रहता है। अशोक के सामने, अशोक को पढ़ना है तो सबसे पहले समझना होगा कि अशोक के सामने चुनौती क्या थी। ठीक है, मेंस का व्यूअर समझिएगा, अशोक के सामने चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो ऑप्शनल वाले बैठे होंगे वो भी ध्यान देंगे इस पे। अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्या चैलेंज है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द चैलेंज फेसिंग बाय अशोक, अशोक के सामने क्या चुनौती थी जो फेस किया जा रहा था, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राजनीतिक चुनौती क्या है, राजनीतिक चुनौती क्या है, पॉलिटिकल चैलेंज क्या है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अशोक पढ़ने में काफी आपको हेल्प पड़ेगा, मेंस के लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द पॉलिटिकल चैलेंज। अगर हम पॉलिटिकल चैलेंज की बात करें तो हमने कहा इस पूरे एरिया से लेके यहां तक इनका पूरा साम्राज्य है। अब अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि तक्षशिला में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। इसका मतलब कि अशोक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस पूरे साम्राज्य को पे नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, विद्रोह को रोका कैसे जाए, क्योंकि अपने पिता के समय ये उज्जैन का राज्यपाल था और विद्रोह को दबाने गया था। तो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या है कि साम्राज्य में एकता कैसे स्थापित की जाए, साम्राज्य में एकता कैसे स्थापित हो। हाउ टू इस्टेब्लिश यूनिटी इन एम्पायर, कैसे साम्राज्य में एकता स्थापित की जाए, कैसे समाज में विद्रोह, साम्राज्य में विद्रोह को रोका जाए, ये अशोक के सामने पॉलिटिकल चैलेंज था। इस चैलेंज को कैसे दूर किया जाए। तो अगर पूछा जाए कि पॉलिटिकल चैलेंज क्या है तो बताइएगा कि बिंदुसार के काल से ही तक्षशिला में विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि साम्राज्य को एकता कैसे स्थापित किया जाए, विद्रोह को कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है धर्म। अगर हम धर्म की बात करें तो इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, वैदिक धर्म, ये सभी धर्म थे। इन धर्मों में सामंजस्य कैसे स्थापित हो,
कैसे इन धर्मों में सामंजस्य स्थापित किया जाए, एक शासक के लिए बड़ा चैलेंज था। बुद्धिज्म कहता है कि बौद्ध अच्छा है, जैन कहता है कि जैन अच्छा है, आजीवक कहते हैं मैं अच्छा हूं, वैदिक धर्म कहता है मैं अच्छा हूं। तो एक राजा के लिए बड़ा चैलेंज है कि इनमें कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। हाउ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल दीज रिलीजन, इस जितने भी रिलीजन हैं इनमें कैसे सामंजस्य स्थापित हो, ये भी अशोक के सामने बड़ा चैलेंज था। एक शासक के रूप में हर धर्म अपने को अच्छा बता रहा है, चीजों को बता रहा है, तो इनको कैसे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था। तीसरा अगर हम बात करें, सामाजिक चुनौती। देखिए समझिएगा, इतिहास कुछ और नहीं, जो आज आप फेस कर रहे हो वही कल इतिहास होता है। सामाजिक चुनौती इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, आपका भी मूल्यांकन होगा, हमारा भी मूल्यांकन होगा। इसलिए कहते हैं खानदान में कोई बड़ा अच्छा काम करता है तो कहते हैं मेरा बाबा ये किए थे। बाबा है नहीं, लेकिन 10 पीढ़ी बाद भी कहते हैं कि हम कलेक्टर साहब के खानदान के हैं, हम विधायक जी के खानदान के हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने काम किया। तो याद रखिएगा, जब मौका मिले आपको बेहतर करिए, क्योंकि इतिहास छोड़ता नहीं किसी को। सामने भले कोई न बोले, लेकिन जब आपका मूल्यांकन होगा तो उस समय आपके कोई दबाव नहीं होगा अगले व्यक्ति पे। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान को बेहतर करो, क्योंकि भविष्य में मूल्यांकन सबका होगा। हाँ, कई बार आप ऐसी पर्सनालिटी बनोगे कि पूरी दुनिया आपका मूल्यांकन करेगी। कई बार आपके घर वाले मूल्यांकन करेंगे कि अरे घर में ऐसा पैदा हुआ कि सब बेच दिया। और कई बार ऐसा होगा कि आप सब कुछ बढ़ा दोगे, नाम कमाओगे, परिवार में कोई बंदा पैदा हुआ है जिसने बढ़ा दिया। इसीलिए याद रखिएगा, एक समय है, बहुत छोटा समय है, 20-30 साल का समय होता है, जो कर लीजिए, नहीं तो इसलिए जब मौका मिले पढ़ने के लिए तो खूब पढ़िए, क्योंकि यही आपको आगे, अगर बताओ अंडर 10 में आ जाओ और कल आए कि मैं IAS प्रॉपर बन गया, तो इससे बड़ा यार आज आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम की समस्या का समाधान बस क्या है, आप सामान्य विधायक बन के मुख्यमंत्री से मिलना इतना, राष्ट्रपति भवन में जाना इतना आसान नहीं होगा। IAS बनिए, भोज मिलेगा आपको, सीधे बगल में बैठिएगा। प्रमुख सचिव से ट्रेनिंग में आइएगा तो पूरा राज्य घूमिएगा। यार 20 साल 30 साल लग जाता है चुनाव जीतने में, व्यक्ति नहीं जीत पाता, और 3 साल 2 साल मेहनत कर दीजिए तो बगल में बैठ के हाथ मिलाने को मौका मिलता है। इससे बड़ी बात क्या है? यही तो है यार, यही है जो रात को सोने नहीं देता। पढ़ने की क्षमता आती है कि एक बार मौका मिल जाए। भाई आप ये बताओ, नहीं पढ़ोगे तो क्या 2 साल में विधायक बन जाओगे? आप नहीं बन पाओगे। 2 साल में विधायक नहीं बन जाओगे। लोग विधायक बनते बनते 10 साल 20 साल लग जाता है, अगर पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, पैसा टिकट ही नहीं मिलेगा आपको। और वहां पे आप अकेले नहीं, आपको कितने लोग का वोट चाहिए तब जाके विधायक बनेंगे। यहाँ तो यार अकेले मेहनत करनी है, कुछ करना ही नहीं है, और सीधे आप वहां पहुंच जाते हो पॉलिसी मेकिंग करने के लिए। मंत्री के बगल में मेन 2 ही अधिकारी होते, मंत्री और सचिव। प्रशासनिक अधिकारी विभाग का मुख्य कौन है? सचिव है, और मंत्री क्या है? राजनीतिक अधिकारी है। दोनों मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। तो यार एक माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चैलेंज सबके पास रहता है। देखिए अशोक के सामने भी चैलेंज है, धार्मिक चैलेंज है, राजनीतिक चैलेंज है, इतना बड़ा एरिया है। उस समय तो हेलीकॉप्टर भी नहीं था कि चलो उड़ के चले गए, चल के बिंदु जल के जाके चले जाएंगे। फिर भी इस चैलेंज को अशोक ने, चुनौती को सामना किया, समाधान दिया, और आज दुनिया देखिए अशोक को जानती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मौका है, मौके का यूज करिए, क्योंकि मौका एक बार चला गया, अब लाख आलोचना करिए, कुछ भी करिए, लेकिन यार जो है वही दिखेगा। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, और बेहतर करने इन पर्सनालिटियों से मोटिवेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए कि ये कैसे उस समय कितनी चुनौती रही होगी। आज आपदाएं आ रही हैं तो हम बेसलेस हो जा रहे हैं, बाढ़ आ रहा तो हम देखिए परेशान हो जा रहे हैं, सब कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो जा रही हैं। तो उस समय भी तो ये चीज़ें होंगी। फिर भी ये राजाओं ने इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करके इतने बड़े एम्पायर को, जो अभी हमारे पास है नहीं, कश्मीर तक के आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और उस पूरे एम्पायर पे इन लोगों ने कंट्रोल किया। और अशोक देखिए यूनिक कैसे है। सामाजिक चुनौती क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण हैं। आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय विशेषाधिकार को लेकर, वैश्य भी अपने को बराबरी का दर्जा चाहता है, शूद्र भी परेशान है। तो ऐसे में इनमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, एक राजा के लिए बड़ा
समस्याग्रस्त है। और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अशोक ने एक नीति अपनाई। अशोक दुनिया का पहला व्यक्ति है जो प्रजा से अपने अभिलेखों के द्वारा, प्रजा से अभिलेख में बता चुका हूं क्या होता है, प्रजा से अभिलेखों के द्वारा सीधे जुड़ने की कोशिश की। अभिलेखों से क्या किया, सीधे जुड़ने की कोशिश की। और यहीं पे एक पॉलिसी लाता है जिसको कहता है धम्म। अशोक एक प्रजा से सीधे जुड़ने वाला पहला व्यक्ति है, जो सीधे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने वाला व्यक्ति है अशोक, अभिलेखों के माध्यम से। और यहीं पे इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक पॉलिसी लाता है जिसको कहा जाता है धम्म। अब आप कहोगे धम्म है क्या, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर धम्म है क्या। तो दूसरे और सातवें स्तंभलेख में अगर हम देखें तो अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। धम्म है क्या, तो ये कहता है आपासीन में, समझिएगा, आपासीन में, मैं आपको पहले इसकी वर्डिंग बता दूं फिर बताता हूं आपको। आपासीन में बहुकयाने, बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे च। यही अशोक का धम्म है। अशोक परिभाषा दिया है, आपासीन में बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे च, माधवे साधवे च। आपासीनवे का मतलब क्या होता है, आपासीनवे का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। जितने भी इविल्स हैं आपके अंदर, घृणा, घमंड, निष्ठुरता, चाल चलन, जो भी अंदर की है उसको दूर करिए, मतलब अपनी बुराइयों को दूर करिए। आपासीनवे का मतलब ये होता है अपनी बुराइयों को क्या करिए, दूर करिए। जो भी आपके अंदर घृणा, निष्ठुरता, प्रचंडता, जो कुछ भी है उसको दूर करिए, रिमूव करिए। बहुकयाने कल्याण करिए, लोगों का क्या करिए, कल्याण करिए, वेलफेयर करिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, जो आपकी वो है उसको करिए। दया करिए, दान करिए, दया करिए, दान करिए, कल्याण करिए, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करिए, पवित्रता के साथ, साधुता और पवित्रता के साथ रहिए। अर्थात यार अगर हम पूरी बात को कहें तो क्या कह सकते हैं कि अशोक का धम्म क्या है, नैतिक नियमों का संग्रह है, नैतिक नियमों का संग्रह है। कह सकते हैं सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं, सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं। गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल रिलीजन। अब बताइए ये कौन ऐसा धर्म है जो नहीं कहता कि बुराइयों को दूर करो, अपने अंदर की नैतिक कल्याण करो, दया करो, दान करो, सत्यता और पवित्रता के साथ रहो। तो ये क्या है, नैतिक नियमों का संग्रह है कि नहीं है। एक तरफ अच्छा कार्य करिए और दूसरी तरफ अपने अंदर की बुराइयों को दूर करिए। पॉजिटिव क्या है, अच्छे कार्य करिए, और निगेटिव जो आपके अंदर की बुराइयां हैं उसको दूर करिए। ये दुनिया में अशोक इसके द्वारा इसने प्रजा से जुड़ गया, धर्म के द्वारा प्रजा को जोड़ लिया, और दुनिया का पहला व्यक्ति है ये। बुद्धिज्म भी इस बात को नहीं कह पाया। कलिंग का युद्ध, मात्र एक युद्ध किया शासन के दौरान, कलिंगा वार, और 8वें वर्ष अपने राजाभिषेक के, जिसकी जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है। और कलिंग युद्ध में वो सीधे कहता है युद्ध के कि मैं युद्ध नीति को त्यागता हूं, धम्म नीति अपनाता हूं। दुनिया का पहला व्यक्ति, राजा, इतने बड़े एम्पायर पे शासन करने वाला, वो कहता है कि मैं युद्ध नीति को छोड़ता हूं, धम्म नीति को अपनाता हूं। मजाक बात नहीं है। आप कल्पना करिए कि हम कश्मीर तक हैं, हेलीकॉप्टर से लेके कितनी मिसाइलें हम रखें फिर भी हम परेशान हैं। अफगानिस्तान तक का शासन, हिंदकुश पर्वत तक का शासन था। और कलिंग के वार के बाद 8वें वर्ष राजाभिषेक के बाद अशोक क्या कहता है कि मैं युद्ध नीति को छोड़ता हूं,
धम्म नीति को अपनाता हूं और प्रजा जब तक अशोक रहा जिंदा धम्म के ये पॉलिसी सफल रही और अशोक इस पूरे एम्पायर पे नियंत्रण बनाए रखा। अब बताइए यूनिक व्यक्ति है कि नहीं। प्रजा से सीधे जुड़ने का तरीका अभिलेखों के द्वारा लाने वाला अशोक है, इमोशनली जुड़ने वाला। इसीलिए कहा जाता है दिल से दिल का मिलन करिए, समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगी। लोगों से जुड़िए, लोगों की फीलिंग से जुड़िए, अपने आप प्रॉब्लम। आप आईएएस बनिए। अब देखिए दो तरह के, आप आईएएस बनिए, पता चला आप अपने स्टाफ से बेहतर संबंध नहीं रखते, आपका स्टाफ परेशान है, तबीयत खराब है, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो काम थोड़े करेगा आपके लिए। आपका ड्राइवर परेशान है, फिर भी आप उसको नहीं समझ रहे हैं, तो आप लोगों के दिल से जुड़िए, समझिए। तो अगर आप उसके लिए करेंगे तो वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा आपको, कि साहब हमारे कितने अच्छे हैं। ये सब पर्सनालिटियां यहीं से आती है कि लोगों से आप गांव में जा रहे हैं, गांव की समस्या देख रहे हैं, आप डीएम हैं, तो लोगों की समस्या में इंपैथी दिखाइए, समस्या में जुड़िए लोगों से। लोग को लगे कि साहब यार हमारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आएगा तब अच्छे ब्यूरोक्रेट्स कहलाएंगे आप, तब लोग कहेंगे कि नहीं कोई डीएम था, कोई डीएम आया था। ये जब ये मानवीय भावनाएं, ये अप्रोच आएगा, तब जाके आप समझेंगे, तब आपको 10 साल बाद भी याद करेंगे कि कोई साहब 2025 में आए थे और ऐसा काम किए गांव में। लोगों जिस क्षेत्र में शिक्षा का विकास के लिए आए, शिक्षा की बेसिक समस्या तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक लोगों से आप जुड़ेंगे नहीं। जब कभी रोडवेज में आप बैठे ना हो तो कैसे पता चलेगा कि रोडवेज में पॉकेट कैसे मारा जाता है। रोडवेज में जब बैठे हों, भीड़ में जब गए हों, जनरल बोगी में आप बैठे हों, तब जनरल बोगी की समस्या को समझेंगे, तब तो आप पॉलिसी मेकर बने, तो आप बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। केवल हेलीकॉप्टर सर्वे करने से, ऊपर ऊपर देख के चले जाने से वो इमोशन नहीं आता। और अशोक से सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, हमारे राजनेताओं को भी सीखना चाहिए, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए भी सीखना चाहिए कि प्रजा से जुड़ो, लोगों से जुड़ो, लोगों से कनेक्ट करो, लोगों के इमोशन, लोगों की समस्याओं को समझो, तब अशोक चरितार्थ होगा। और ये बताता है अशोक, और इस तरीके से अशोक ने धम्म के द्वारा प्रजा से जुड़ने की कोशिश की और सीधे कनेक्शन किया। और जब तक रहा, मजाक बात नहीं है, एक युद्ध करने के बाद, कलिंगा के युद्ध के बाद सीधे कहना कि मैं युद्ध नीति को छोड़ता हूं और धम्म नीति को अपनाता हूं, ये सामान्य बात नहीं है। और अशोक का धम्म क्या है, तो अशोक के धम्म के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं बौद्ध धर्म है, कुछ लोग जैन धर्म, लेकिन याद रखिएगा सामान्यतः ये सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं, क्योंकि इसने ना अष्टांगिक मार्ग की बात की, ना अलग अलग कोई बात, न किसी किताब की बात की। तो ये अशोक का धर्म क्या है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं, जीवन जीने का तरीका है, मानवीय नैतिक नियमों का संग्रह है। इस तरीके से इसकी व्याख्या करेगा। ये बौद्ध धर्म भी है, ये जैन धर्म भी है, ये वैदिक धर्म भी है, हर धर्म की अच्छी बातें हैं। क्लियर। तो अशोक ने इन सभी समस्याओं का समाधान धम्म में खोजा, और जब तक अशोक रहा सफल रहा है। तो अशोक का धम्म पहले मैंने बताया क्या है, तो अशोक ने व्याख्या किया है, आपासीन में बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे चा। मतलब बुराइयों को दूर कर, दो पार्ट, इसके बाद को हम अगर व्याख्या करें तो दो पार्ट में कर सकते हैं। एक, बुराइयों को दूर करो, और दूसरा, लोगों का कल्याण करो, अपने कर्तव्य को निभाओ, अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाओ। यही दो दो पहलू का है, और यही ये करता है अशोक का धम्म में बताया गया है। तो पहला टॉपिक मैंने बताया अशोक का धम्म क्या है। ये मेंस वाले जो भी ऑप्शनल वाले बैठे होंगे उनके लिए भी है, इसको दिमाग में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता था। ये कैसे प्रूव करेंगे। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, ये कैसे प्रूव हुआ कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता था। कहा जाता है इसके बारे में कि बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने, बौद्ध धर्म की किताबें कहती है कि निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने पहले इसको बौद्ध धर्म में किया, और बाद में मोगला पितुस के प्रभाव में ये पूर्णतः बौद्ध हो गया है। दिव्यावदान कहता है कि उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म में लाया। लेकिन हाँ, ये थरू है कि बौद्ध धर्म के पहले ये वैदिक धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, कहा जाता है शिव का भक्त था, और बाद में इन लोगों के प्रभाव में बौद्ध धर्म को मान लिया। अगर हम इसकी बात करें बौद्ध धर्म को, तो एक चीज जो हमें प्रूफ, कैसे ये बुद्धिज्म को मानता था, कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके पहले
बुद्धिज्म देखिए क्या कहता है कि अपने 99 भाइयों का हत्यारा था, बड़ा क्रूर था, बड़ा क्रूर व्यक्ति है ये। लेकिन जब हम इसके अभिलेख देखते हैं तो इसके भाई जिंदा रखते हैं, इनके कुछ भाइयों का नाम मिलता है। तो ये जरूर है विवाद हुआ होगा, लेकिन सभी भाई मरे नहीं थे। इसका मतलब बौद्ध धर्म में दिखाने की कोशिश करता है कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अगर बुद्धिज्म अपना लेता है तो बहुत शांत हो जाता है, शांति की नीति अपनाता है। हमें यहां देखना यह है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, तो इसके प्रमाण क्या है। पहला प्रमाण यह है, अशोक अपने राज्याभिषेक के अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है। बोध गया की यात्रा करता है। क्या करता है? बोध गया की यात्रा करता है। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा। बोध गया क्या है? गौतम बुद्ध को जहां पे निर्वाण मिला था, ज्ञान मिला था। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, 20वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी की यात्रा करता है। किसकी यात्रा करता है? लुम्बिनी की यात्रा करता है। लुम्बिनी क्या है? मैंने बताया था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। और यहां पे जाकर ये कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर देता है। टैक्स को घटाकर 1/6 से 1/8 कर देता है। अब ये बताइए क्या है? अशोक लुम्बिनी गया, लुम्बिनी में टैक्स को कम करके, डिक्रीज करके क्या करता है? 1/6 to 1/8 कर देता है। और इसकी जानकारी कौन अभिलेख देता है? मैंने बताया था, रुम्मन देई। रुम्मन देई अभिलेख जो मौर्य इकोनॉमी की जानकारी देता है। यहां से इससे तो 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मौर्य इकोनॉमी की जानकारी देने वाला कौन है? रुम्मन देई है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म को प्रमाणित करने वाला अभिलेख भी कौन है? रुम्मन देई है। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है और कर को घटा के उनके सम्मान में 1/6 से 1/8 कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, कर को जीरो नहीं करता। कहते हैं कि राजा के रूप में संत का चोला पहना था ये, कर को जीरो नहीं करता। चाहता जीरो कर देता, लेकिन जीरो नहीं करते। पूछता है कि क्या अशोक ने कर समाप्त कर दिया? नहीं, कर को यहां कम किया, लेकिन जीरो नहीं किया। राजा होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होने नहीं। तीसरा पॉइंट, भाऊ शिलालेख जो राजस्थान में है, भाऊ शिलालेख। भाऊ शिलालेख में यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अभिवादन व्यक्त करता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन तीनों के प्रति अभिवादन व्यक्त करता है। और ये कंफर्म हो जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था व्यक्तिगत रूप से। और इसी के काल में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, जो मैंने आपको बताया था, तीसरी बौद्ध संगीति होती है। इसी के काल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाती है, पाटलिपुत्र में होती है, मैंने आपको बताया था। कौन अध्यक्ष था इसका? मोगिलापुत्तुस अध्यक्ष था। और यहीं पे अभिधम्म पिटक, जिसको बौद्ध धर्म की फिलॉसफी कहते हैं, लिखी जाती है। मैं पिछले वीडियो में पूरा बताया हूं इसको। और यही के बाद अपने लड़के और लड़की को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। सांची सारनाथ के स्तंभलेख में बौद्ध अनुशासन बनाए रखने के लिए आदेश देता है। इनसे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। व्यक्तिगत रूप से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कौन सा अभिलेख है? भाऊ शिलालेख में क्लियर हो जाता है। ये राजस्थान में है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगली बात करें, अगर हम देखें तो अशोक के बारे में कुछ चीजें और समझिएगा जो दिमाग में रखना है आपको। सबसे पहला कि अशोक ने मात्र एक ही युद्ध किया अपने राज्याभिषेक के बाद, कलिंगा वार। 8वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध करता है। अब ऐसा नहीं होगा कि कलिंग चंद्रगुप्त मौर्य के समय न रहा हो। हमको बिंदुसार के बाद हो सकता है कि कलिंग
पे एक नंदराज नाम का शासक मिलता है, कलिंग फ्री हुआ हो, और कलिंग चूंकि आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, तो अशोक जैसा राजा इसको छोड़ नहीं सकता था। तो ऐसे में कलिंग का युद्ध होता है और इसमें अशोक की विजय होती है। लेकिन अशोक का हृदय यहां पे द्रवित हो जाता है और अशोक कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग देता है। युद्ध नीति को त्याग देता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या करता है, युद्ध नीति को त्याग देता है और युद्ध नीति को त्याग कर इसने धम्म नीति को अपना लिया। और दुनिया का पहला राजा है ये जो कहता है मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नीति को छोड़ के धम्म नीति को अपना लिया कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से, याद रखिएगा 13वें शिलालेख। ये सब क्वेश्चन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। और कलिंग युद्ध का महत्व है कि यह युद्ध हुआ और इसके बाद अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ के, अब सोचिए मजाक बात है, सीधे डिक्लेयर करना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं धम्म की नीति अपनाऊंगा। और इतना बड़ा एम्पायर, अफगानिस्तान से लेके कर्नाटका तक का एम्पायर, और इस पूरे एम्पायर पे विद्रोह नहीं हुए दोस्त। जब तक रहा धम्म के रूप में इसकी पॉलिसी सफल रही। और इसीलिए मैंने पहले धम्म बताया। इसीलिए कहा जाता है, एक चीज आप जरूर देखिए, अगर आप लोगों से जुड़ गए तो आप हैं नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि दबाव में डाल के, आप दबा के, गोली लगा के, गाली दे के लंबे समय तक आप नहीं रह सकते, विरोध हो जाएगा। लेकिन अगर जनता से जुड़ गए आप, और जनता इमोशनली आपसे जुड़ गई, तो आप कुछ बोलिए नहीं, आप हंसिए, आपकी एक्सप्रेशन से जनता समझ जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। ये अशोक दिखाता है। अगर आपको राजनेता का गुण, अच्छे प्रशासक का गुण लाना है तो अशोक से सीखिए। ये एक बड़ा मतलब वो टॉपिक है। अगर आप देखोगे एक गलत अलग व्यक्तित्व का वो है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 8वें वर्ष कलिंग की आपको जो पॉलिसी थी मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध होता है, और कलिंग युद्ध के बाद इसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म की नीति को अपनाता है। और यहाँ से अशोक ने युद्ध को, पॉलिसी को त्याग दिया। धम्म के प्रचार के लिए दूतों को भेजता है, अलग अलग धम्म प्रचार के लिए लोगों को भेजता है, मध्यंती पर अलग अलग, महेंद्र, संघमित्रा, सबको अलग अलग भेजता है, धम्म के प्रचार के लिए भेजता है। इसके बाद कुछ पॉइंट अशोक के बारे में और याद रखिएगा। अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है, तो केवल मिलता है मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदगेलम। अशोक का नाम अशोक केवल यही मिलता है, इन्हीं शिलालेखों में, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदगेलम में मिलता है। इसके अलावा हर जगह अशोक का नाम देवनापुरी, प्रियदर्शी, ये नाम मिलता है। वरना इन्हीं 4 जगह को छोड़ के हर जगह। अच्छा एक चीज बताओ, ये देवनापुरी कहने का मतलब क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आ जाए तो। देखिए क्या होता है, हर राजा अपने साम्राज्य को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। अगर मैं कहूं कि मैं देवताओं का प्रिय हूं तो मैं आपका विरोधी कैसे हो सकता हूं। अगर मैं देवताओं का प्रिय हूं तो एक तरीके से राजनीतिक, देखिए राजा हमेशा अपने सत्ता को लेके, अपने राजनीतिक व्यवस्था को लेके हमेशा, कि मैं बलबन आगे पढ़िएगा तो बलबन क्या कहता है, मैं जिल्ले अल्लाह हूं, ईश्वर की छाया हूं, मैं नियामते खुदाई हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं तो आप ईश्वर का विरोध नहीं करते तो मेरा विरोध क्यों कर रहे हो। लोगों में धर्म का राजनीति में प्रयोग कैसे किया जाए उसका एक सबसे बड़ा तरीका है। तो ये अपने को देवनापुरी, प्रियदर्शी अन्य जगह मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदगेलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक के बारे में, अब आता है अशोक सेकुलर था कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष शासक था कि नहीं था। अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाए
तो अशोक का 7वां और 12वां शिलालेख ये दिखाता है कि सभी धर्मों के बारे में बात करता है। तो 7वें और 12वें शिलालेख से 7वें और 12वें शिलालेख से ये पता चलता है कि ये सेकुलर था, सभी धर्मों की लेके बात करता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो आजीविकों को आजीविकों को बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान में देता है। अब बताओ, बुद्धिज्म को मानता है, आजीविकों को गुफाएं दान में दे रहा है, 12वें शिलालेख में कह रहा है, सभी धर्मों के कल्याण की बात कर रहा है, तो सेकुलर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब, और याद रखिएगा एक चीज और मैं बता दूं, मौर्य परिवार सेकुलर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता है, ये सब ऐसे में बताइएगा। बाप बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता है, बेटा बुद्धिज्म को मानता है। एक ही घर में 3 प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हों, तो इससे बड़ा सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? तो भारत तो धर्मनिरपेक्षता की धरती है। अगर आप देखो, हर धर्म के लोग यहाँ आके एक साथ, एक परिवार में 3 धर्म के 3 तरीके के लोग मानने वाले रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आज हम कहते हैं कि सेकुलरिज्म अमेरिका की देन है मॉडर्न टाइम में, तो यार हमारे तो कल्चर में सेकुलरिज्म है। हमारा तो जो संस्कृति है वही समाहित है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली है, समावेशी संस्कृति है ये। तो याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल दिखाता है, ऐसे में बताइएगा कि मौर्य एग्जाम्पल है धर्मनिरपेक्षता का, और अशोक का 12वां शिलालेख कन्फर्म करता है कि ये सहिष्णु शासक था। बराबर की पहाड़ियों पे गुफाएं दान देना आजीविकों को, यहीं से गुफा कला की शुरुआत भी होती है। यहीं से गुफा कला की भी शुरुआत होती है, केव वाट की, और इसी का पीक है जो हमें अजंता एलोरा यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो गुफा कला की शुरुआत भी यहीं पे दिखाई देती है। तो अशोक एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। 7वें 12वें शिलालेख से इसकी धर्मनिरपेक्षता प्रूव होती है। आजीविकों को बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान में देता है, और यहीं से गुफा कला की शुरुआत होती है। इसके अलावा अगर हम अशोक के बारे में बात करें, अशोक ने प्रशासन में क्या किया? प्रशासन में अशोक ने क्या किया, कुछ बताइए। अशोक ने प्रशासन में जो सबसे बड़ा काम किया, धम्म महामात्र नामक एक नई नियुक्ति करता है। धम्म महामात्र नामक एक नियुक्ति करता है, और प्रशासन को मानवीय बनाने की कोशिश करता है। ये समझिएगा, एक नई जो आज देखते हैं डीपीएसपी जो हम कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अशोक की उसमें दिखाई देता है। अब आप देखो, अशोक कहता है सारी प्रजा मेरी संतान है। सारी प्रजा क्या है? मेरी संतान है। और जिस प्रकार एक राजा अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम करता है, वैसे ही हमें भी काम करना चाहिए। मतलब एक पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए मरते दम तक लगा रहता है कि मेरे पुत्र का कल्याण हो, वैसे ही राजा को भी प्रजा के कल्याण के लिए लगा रहना चाहिए। तो वेलफेयर का इससे बड़ी अवधारणा क्या होगी? तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हम कहते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो आती है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा, इससे बड़ी अवधारणा क्या होगी? जो डीपीएसपी में हमें कहते हैं, संविधान के भाग 4 में दिखाई देता है। इसके बाद कहता है राजा को अपने प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा रखना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये विचारधाराएं जो देता है, जो आज भी हमारी सरकारों को गाइड करती हैं,
ये अवधारणा देने वाला, मोनार्की में अवधारणा देता है कि राजा प्रजा का ऋणी है। ये अवधारणा देता है, ये स्टेटमेंट है इसका कि राजा जो है प्रजा का ऋणी है, और यह ऋण कैसे चुकेगा? तो प्रजा का कल्याण करके चुकेगा। मतलब राजा प्रजा का ऋणी है और इस ऋण को चुकाना है तो प्रजा का कल्याण करना होगा। इस प्रकार की अवधारणा को देने वाला, इस प्रकार की आइडियोलॉजी को देने वाला अशोक दुनिया का पहला शासक है जो आज भी हमें गाइड करता है मोनार्की में कि ये काम करना चाहिए। ये हमें प्रेरणा देता है, और आज आप देखो ये हमारी सरकारों को प्रेरणा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब सोचिए, कहते इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि पहले आपको समझ में तो आए, चीजें तो समझ में आए कि क्या है। तो अशोक ने इस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा दी जो आज भी हमें गाइड करता है, आज भी अशोक प्रासंगिक दिखाई देता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एक चीज और समझिएगा अशोक के बारे में कि अशोक ने दंड को मानवीय बनाने की कोशिश की। अशोक ने क्या किया? दंड को मानवीय बनाने की कोशिश की। अशोक ने क्या किया? दंड को मानवीय बनाने की कोशिश की। मानवीय बनाने का मतलब क्या होता है कि इसने मृत्यु दंड को समाप्त तो नहीं किया, देखिए राजा है कैसे चीजों को समझ, समाप्त नहीं किया, लेकिन जिसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है उसके घर प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे, सांत्वना दी जाएगी उसके घर वालों को, मतलब न्याय को मानवीय बनाने की कोशिश की। लेकिन मृत्यु दंड को कभी समाप्त नहीं करता है। अधिकारियों का राज्यों में दौरा चालू कराता है कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, देखिए क्या आज अगर हम मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं कि तहसील में जाके अधिकारी को रहना चाहिए, रात गुजारनी चाहिए, तो ये अशोक पहले कह चुका है कि आप जाइए, भ्रमण करिए और भ्रमण करके देखिए प्रजा में रियल स्थिति क्या है। तो ये जब तक आप फील नहीं करेंगे, अगर दूर से कह दिया जाए, जब तक आप उस जगह पे जाएंगे नहीं, उस जगह पे रहेंगे नहीं, उस जगह की समस्याओं को फील नहीं करेंगे, तब तक आपको रियल चीज पता नहीं चलेगी, वास्तविक पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार की अवधारणा देने वाला, दंड को मानवीय बनाने वाला, लेकिन देखिए राजा है, मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया, कर व्यवस्था को कभी खत्म नहीं किया, टैक्स लेता रहा, यहां तक कि गौतम बुद्ध जिसका अनुयायी है वहां भी जाता है तो टैक्स जीरो नहीं करता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अशोक ने कर को माफ कर दिया था, तो कर कभी माफ नहीं किया, कर को कम किया था इसने, कर को कम किया था इसने, माफ नहीं किया था। मृत्यु दंड को कभी समाप्त नहीं किया। कभी मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया, ये अशोक के काम है। लेकिन दंड को मानवीय इसीलिए कहते हैं कि संत का चोला पहने हुए एक राजा था ये, और अपनी समस्याओं का समाधान देख रहा था, और जब तक रहा सफल रहा इसमें। मतलब अगर आप देखोगे तो जब तक इन चीजों में रहा 100% सफल रहा, समस्याएं नहीं आई। अब अगर हम देखें तो अशोक के, मैंने बताया कि जो अभिलेख था, अभिलेख में बृहद शिलालेख मिलता है, लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट्स, और पिलर अभिलेख, स्तंभ लेख। बृहद शिलालेख 14 लेखों का समूह है जो 7 जगह पे दिखाई देता है, ये काफी मिले हैं। स्तंभ लेख मिला है, इन तीनों के द्वारा ये प्रजा से जुड़ना चाहता था। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, पूरा वीडियो बताया है कि कौन सा अभिलेख कहाँ मिला है, आप उसको देखिएगा। प्राकृत में, खरोष्टी में, अरमाइक में, ग्रीक में इसके अभिलेख मिले हैं। मतलब अलग अलग प्रकार, सोचिए अलग अलग प्रकार के कल्चर के लोग थे और सभी को इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया।
सबको इसने मिक्स करके एक प्रकार से बनाने की कोशिश की और अशोक इसमें सफल रहा। मतलब इस चीज में अशोक क्या रहा, जब तक रहा अशोक अपने धर्म के द्वारा इसको सफल किए रहा। ये था अशोक के कार्य। अशोक ने, कि बौद्ध धर्म कहता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया इसने। अशोक के पिलर, स्तंभ के लिए जाना जाता है। अशोक ने स्तंभ पे बनवाया, पिलर बनवाया, और इसी पिलर पे जानवरों की आकृतियों को उत्कीर्ण किया गया, जो सारनाथ का हमने लिया भी है। तो इस प्रकार से अशोक ने कला के क्षेत्र में भी काम किया, प्रशासन के क्षेत्र में काम किया, एक नई विचारधारा प्रशासन में देने का काम किया, शासन को कैसे कंट्रोल किया जाए ये काम किया। ये है पूरा का पूरा आपका मौर्यों का पॉलिटिकल इतिहास, जिसमें हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया, हमने बिंदुसार को बताया, हमने अशोक को बताया, और लगभग हर काम हमने आपको बता दिया। अगर इसको आप दिमाग में रखते, क्वेश्चन जैसे पूछ दे, अशोक आजीवक धर्म का मानने वाला कौन था, या आ जाए बिंदुसार के समय में मिस्र का शासक कौन था, कौन सा राजदूत, डायमेकस कहाँ से आया था, डायनोसियस कहाँ से आया था, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक ने क्या मृत्यु दंड समाप्त किया था या दंड को मानवीय बनाया था, अशोक ने कौन प्रकार की नियुक्ति की थी, अशोक की राजनीतिक विचारधारा क्या थी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसको आपको दिमाग में रखना है। अगर आप इस पूरे टॉपिक को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि मौर्य काल के पॉलिटिकल इतिहास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले टॉपिक में हम आपको मौर्य प्रशासन को देखते हैं।